हेलो दोस्तों, वेलकम इन गेमर्स लर्निंग। हम लोग फिजिक्स पढ़ने के लिए एक नई सीरीज बना रहे हैं और इसमें देखने जा रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फिजिक्स हम लोग कैसे पढ़ें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, देखिए फिजिक्स सभी ने पढ़ी हुई है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अब साइंस का पोर्शन लगभग सभी एग्जाम्स में है, जनरल स्टडीज के, जीएस के। लेकिन कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें साइंस का ज्यादा पोर्शन होता है, जैसे रेलवेज के एग्जाम हो गए, इवन यूपीपीसीएस है, यूपीएससी भी है, फिजिक्स पूछता है। ठीक है, तो हम लोग ये फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे फिजिक्स पढ़ी जाए। फिजिक्स पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक बात फिजिक्स के बारे में बता रहा हूँ। जैसे जो हम लोगों ने फिजिक्स 11 ट्वेल्थ या उससे पहले पढ़ी है, उसमें फिजिक्स में क्या क्या होता था कि कॉन्सेप्ट होते फिजिक्स के। ठीक है, और कॉन्सेप्ट हमें समझने पड़ते थे कि भाई क्या होता है रिफ्रैक्शन, क्या होता है गति के नियम, क्या होते हैं मोशन के, एक्सेलरेशन या त्वरण क्या होता है ना, ये कॉन्सेप्ट समझने पड़ते थे। फिर उसके डेरिवेशन होते थे, डेरिवेशन मतलब उनको प्रूफ करना, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते थे। फिर उनके एप्लीकेशन होते थे कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूरी ये फिजिक्स नहीं पढ़नी है ऐसे वाली। मतलब क्या है, हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे एग्जाम में जो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वाला पोर्शन था वो नहीं होता। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फिजिक्स में है क्या, दो चीजें हैं। एक तो कॉन्सेप्ट को आपको समझना है पूरा, और कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे डिटेल में पूछे जाते हैं। ठीक है, और दूसरी उसका एप्लीकेशन क्या होता है। ये इन दो चीजों पर फोकस करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो फिजिक्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा गया है कि वो नहीं पूछे जाते। तो हम लोग भी ये जो बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले एक कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिक्स देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स। और फिजिक्स हमेशा से क्या क्या रहा है, एक ऑब्जर्वेशन का सब्जेक्ट रहा है। ऑब्जर्वेशन मतलब पुराने टाइम से लोग देख रहे थे कि ये प्रकृति कैसे चल रही है, सृष्टि कैसे चल रही है, इसको ऑब्जर्व कर रहे थे। बड़े बड़े थिंकर थे जिन्होंने कुछ ना कुछ इस पे बोला। ठीक है, जैसे ये सब ने सुना होगा कि हजारों साल तक ये बात मानी जाती थी कि पृथ्वी जो है ये सोलर सिस्टम का केंद्र है, सेंटर है। क्योंकि हमारे चारों तरफ हमें दिखता है, सन भी घूम रहा है, मून भी घूम रहा है, बाकी के स्टार्स भी घूमते हुए नजर आते हैं। ठीक है, सन मॉर्निंग में निकलता है भाई ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ चला जाता है। तो सबको लगेगा कि भाई ये बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी केंद्र में है, बाकी चार सब चीजें हमारे चारों तरफ घूमती। लेकिन 16th सेंचुरी में आके, 16वीं शताब्दी में आके कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। ठीक है, 1543 एग्जैक्ट। और उसने ये बताया कि नहीं, सन जो है हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है, सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी केंद्र में नहीं है। और उस पर फिर बहुत जो चर्च था यूरोप में, उसने उसको बहुत परेशान किया। एक दूसरा साइंटिस्ट था ब्रूनो, जब उसने बताया कि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड असीमित है, अनंत है, तो उसको तो जिंदा जलवा दिया गया, क्योंकि धार्मिक किताबें ये चीज नहीं मान रही थी। ठीक है, तो साइंस ऐसे धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन से डेवलप हुई है। जैसे एक छोटी सी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये अर्थ है, ये पृथ्वी गोल है। इसको प्रूफ करने में भी हजारों साल लग गए कि पृथ्वी ये गोल कैसे हो सकती है। पाइथागोरस से पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी गोल नहीं है। पाइथागोरस ने ये बोला कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि जो ग्रहण लगते हैं, एक्लिप्स लगते हैं, ग्रहण होते हैं, उसमें छाया जो पड़ती है वो गोल बनती है। फिर दार्शनिक आए, उन्होंने बोला कि भाई देखो, अरस्तु, अरिस्टोटल सब लोग जानते हो, उसने बताया कि भाई कुछ तारे हैं, स्टार्स, वो एक जगह पर दिखते हैं, आप दूसरी जगह जाओ वहां पर नहीं दिखेंगे, या उनकी पोजीशन अलग दिखेगी आसमान में, आप देख सकते हो। कुछ आप दिल्ली में स्टार को देखो और दूसरी जगह जाके फिर आप बैंगलोर चेन्नई में देखो जाके, तो उनकी पोजीशन अलग दिखेगी आपको। तो उसने बोला कि ये तभी हो सकता है जब सर्कुलर शेप हो, इधर गए आप, इधर गए, तो स्टार की लोकेशन बदल जाएगी। तो छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन अरिस्टोटल ने की। एक दूसरा साइंस फिलोसोफर आया, बहुत इंटरेस्टिंग नाम उसका, ज्योग्राफी में भी हम लोग पढ़ते हैं, इराटोस्थेनस, जिसको इराटोस्थेनस जिसको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोलते हैं। उसने ये प्रूफ किया, उस टाइम पे देखो बिफोर क्राइस्ट की बात है, उसने पृथ्वी की, अर्थ की सरकमफरेंस निकाल दी, परिधि निकाल दी। तब लोग कितना चलते थे देखो, और परिधि कैसे निकाल दी, बड़े बड़ा सिंपल ऑब्जर्वेशन। उसने देखा, दो शहर देखे, उसने दो शहर लिए, दोनों इजिप्ट में, एक अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया
और दूसरा सेरीन, या जिसको साइन भी बोला जाता है, कहीं कहीं पे आर नहीं लिखा होता है इजिप्ट में। और ये हम सबको पता है कि जब धूप होती है तो छाया बनती है, शेडो बनती है, ठीक है, बिना धूप के छाया नहीं बनेगी। और ये भी पता है कि अगर ये पेन है, इसके बिल्कुल सीधे से लाइट आप डालो तो छाया नहीं बनेगी। शेडो तभी बनेगी जब कोई एंगल पे लाइट पड़ रही हो, बिल्कुल स्ट्रेट इसके ऊपर अगर आ रही है धूप तो छाया नहीं बनेगी। तो उसने ऑब्जर्व किया कि भाई एक ऐसा दिन होता है जब बिल्कुल सन बिल्कुल साइन के बिल्कुल अबव होता है, इसका मतलब यहां पर कोई छाया नहीं बनती उस दिन। और उसने काउंट कर लिया कि साइन से अलेक्जेंड्रिया की दूरी जो है लगभग 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर। और उसी दिन अलेक्जेंड्रिया में छाया बनेगी, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया के ऊपर तो है नहीं सन। तो उसने देखा छाया कितनी बन रही है यहाँ पर, तो उसने कैलकुलेट किया 7 डिग्री, लगभग 60 डिग्री के आसपास, ठीक है, 7 डिग्री के आसपास। अच्छा, ये चीज प्रूफ हो चुकी थी कि अर्थ क्या है, सर्कुलर है। तो ये 7 डिग्री जो ये आर्क ये बन रहा है हमारा, ये 360 डिग्री का 60, ये 7 डिग्री जो है, 7 डिग्री, ये 360 डिग्री का कितना होता है, ये 1/50 के आसपास आता है, 1/50, 7.25 डिग्री। तो इसने बोला कि अगर 1/50 डिग्री में आप 800 किलोमीटर दूरी तय हो करते हो, यहां तक जाते हो, तो एक मतलब पूरा सरकमफ्रेंस कितना होगा, लगभग 40,000 किलोमीटर के आसपास। और ये बहुत एग्जैक्ट डिस्टेंस उसने सरकमफ्रेंस कैलकुलेट कर दी इराटोस्थेनस ने, सिर्फ ऑब्जर्वेशन को देखकर पृथ्वी की सरकमफ्रेंस की। तो ये फिजिक्स है जो ऑब्जर्वेशन के साथ में चली। हम लोगों को यही ऑब्जर्वेशन, ये नाम बहुत पूछा गया है, फादर ऑफ ज्योग्राफी माना जाता है इराटोस्थेनस, किन किन शहरों के बीच में उसने ये किया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ये फिजिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें पहली यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहली यूनिट को यूनिट ही बोलते हैं ना, कि फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए ना फिजिक्स में कौन कौन सी यूनिट्स हम कैलकुलेट करेंगे ना। मेजरमेंट कैसे करते हैं, जैसे वजन कैलकुलेट, वेट करना है तो किलोग्राम होना चाहिए, डिस्टेंस करनी है तो मीटर होना चाहिए। और वही क्वांटम डिस्टेंस, एटम के बीच की डिस्टेंस, तो वो किलोग्राम किलोमीटर मीटर में तो कर नहीं सकते, तो वहां पे फर्मी का यूज करेंगे। अब जब आसमान स्पेस में दूरी को आप कैलकुलेट कर रहे हो तो भी किलोमीटर नहीं यूज कर सकते, इनफ नहीं पड़ेगा, तो वहां पर लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऐसी इकाइयों का यूज करेंगे। तो पहला चैप्टर हम लोगों का यूनिट वाला ही होता है, फिर धीरे धीरे हम लोग ऐसे फिजिक्स के आगे चैप्टर्स देखेंगे, और फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट्स पे और उसके एप्लीकेशन पे। थैंक यू।